आज की क्लास में हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, बल्कि उन्हें करिश्माई नेता कहा गया। यहाँ तक ये भी कहा गया उनकी विद्वता को देखते हुए कि अगर वो राजनीति में नहीं होते तो भारत के शायद शेक्सपियर हुआ होते, क्योंकि उनकी कुछ किताबें हैं जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है और वह हमेशा ही रहेंगी। क्योंकि एक उनकी पुस्तक है हिंदुस्तान की कहानी या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद लगता है कि एक राजनीतिज्ञ क्या इस तरह की किताबें इतनी जिसमें गूढ़ बातें लिखी हुई हैं, क्या वहाँ तक उनका ध्यान जाएगा? या फिर उनके जो शब्दों का चयन है या जो उनकी शैली है वो बड़ी ही सराहनीय रही है। चलिए, ये तो दूसरी बातें हुई, हमें तो उनके राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालना है। कल हमने कहा था कि जब हम लोग लोकतंत्र पढ़ रहे थे उस समय लोकतंत्र नहीं, सॉरी, जब हम लोग राजनीतिक दल पढ़ रहे थे उस समय ही हमने कहा था कि अभिजन, उसमें मैंने नाम लिया था नेहरू जी का भी, कि कुछ स्वतंत्रता संग्राम के समय जब पार्टी आई तो उस समय कुछ अभिजन वर्ग के नेताओं का उसमें नियंत्रण रहा। उसमें मैंने नेहरू और नेहरू परिवार का भी लिया था। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत है कि एक एलिट वर्ग से आने के बाद उनकी जो विचारधारा थी वह समाजवादी रही, वह समाजवादी विचार के रहे और साथ ही साथ उनकी विचारधारा उदारवादी भी रही। पंडित नेहरू का जो काल मानते हैं, कहते हैं, वह है 1889 से लेकर 1964। जब भारत गुलाम था और देश की आज़ादी के लिए सैकड़ों युवक महात्मा गांधी के नेतृत्व में इकट्ठा हो रहे थे, तो नेहरू जी भी उसमें एक थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसमें एक थे। फिर उन्होंने सारे कार्यों को छोड़कर पूरी तरह से महात्मा गांधी का साथ दिया। जब देश की आज़ादी मिली तो उस समय काफ़ी नेताओं का नाम आ रहा था प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू का चयन इसलिए हुआ क्योंकि भारत एक विशाल देश है और विविधताओं का देश है, और इस विविधता भरे इस देश को संभालने के लिए शायद नेहरू जी से बेहतर उस समय कोई भी नहीं था। अब थोड़ी विचारधारा की तरफ चले, किस तरह से क्या उनकी विचारधारा उदारवादी और समाजवाद की तरफ बढ़ी, उसका क्या कारण था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति जब हुई थी तो उससे भी नेहरू बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव के भी विचारों से प्रभावित थे। नेहरू जी पर समाजवाद का गहरा प्रभाव शायद इन्हीं कारणों से पड़ा था। देखा जाए तो समाजवादी ढांचे का आधार या उनकी चिंतन का जो आधार रहा समाजवादी, वह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी थी। कहीं ना कहीं वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की भी वकालत करते थे। उनके समाजवादी विचार को अगर हम उस ढांचे को विवेचित करें अलग अलग, तो हम पाएंगे कि नेहरू जी भारत के लोगों को शिक्षित बनाना चाहते थे, अर्थात वे उनका बहुत ज़्यादा उनकी इच्छा थी कि हिंदुस्तान में शिक्षा का प्रसार हो,
यहाँ के लोग शिक्षित हों, क्योंकि बिना शिक्षा के किसी समाज का या किसी राष्ट्र का उद्भव या विकास संभव नहीं है। साथ ही साथ नेहरू जी की विचारधारा पूरी तरह से जाति पाति छूत इत्यादि के भावनाओं से इतर पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष भी था। न जाति पाति और न धर्म, इस तरह से न किसी धर्म आधारित उनके विचार थे और जाति पाति छुआछूत इन सारी चीज़ों से भी बिल्कुल ही अलग और विकासवादी विचार था उनका। इसके अलावा जो अभी हमने कहा धर्मनिरपेक्ष, तो उसमें वो अल्पसंख्यक, चूँकि भारत एक विशाल राष्ट्र है और भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत धर्म है, बहुत जातियां हैं, तो चूँकि यहाँ विविध धर्म है तो उसके अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा की भी सदा उन्हें चिंता रही। उन्होंने, अभी मैंने बताया कि छुआछूत और धर्म, इन सारी संकुचित विचारों से वो इतर उनकी विचारधारा थी, तो उन्होंने अस्पृश्यता निवारण पर भी महात्मा गांधी का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता निवारण से एक संगठित समाज की स्थापना हो सकेगी, क्योंकि जब ऊंच नीच का भेदभाव होगा, छुआछूत होगा, तो कभी भी समाज संगठित हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ नेहरू जी ने एक राष्ट्रभाषा पर भी जोर दिया था। उसका कारण यह नहीं था कि किसी भाषा विशेष या उनकी विचारधारा कहीं भाषा को लेकर संकुचित हो, सिर्फ इसलिए था कि अगर एक भाषा होगा तो सभी लोग एक दूसरे तक अपना संवाद पहुंचा सकेंगे। इस तरह से इस प्रकार नेहरू जी की दृष्टि व्यापक थी, लोक कल्याणकारी थी, समाजवादी थी। साथ ही साथ पूंजीवादी व्यवस्था के आविर्भाव एवं मजदूरों की दयनीय दिशा को भी देखकर वे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर भी बल दे रहे थे। उनकी समाजवादी विचारधारा के तहत उद्योगों या किसी भी सेक्टर के राष्ट्रीयकरण पर भी उनका दबाव था। वे चाहते थे कि राष्ट्रीयकरण हो, ताकि मजदूरों की जो पूंजीवाद में दयनीय अवस्था हो जाती है, उससे मजदूरों का निवारण हो सके। उन्होंने इस संबंधित एक प्रस्ताव भी प्रारूप तैयार किया था, जिसमें समाज की समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए नियोजन किया जाना चाहिए, ऐसा लिखा था उन्होंने। और उन्होंने उसमें यह भी विचार रखा था कि ऐसे समाज में उत्पादन के मुख्य साधनों पर सामाजिक स्वामित्व अथवा नियंत्रण होगा, तो किसी एक का नहीं, क्योंकि वह धन जब राष्ट्रीय धन होगा, अर्थात उसका राष्ट्रीयकरण होगा, तो उत्पादन पर किसी एक का हक नहीं होगा। इस तरह से समाज में सभी वर्गों का हित हो सकेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सच्चे समाजवादी नेता थे। राष्ट्र हित में के लिए वे सदा तत्पर रहे और तत्कालीन समाज की बहुत सारी खामियों को भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। साथ ही साथ देश ही नहीं, विश्व में भी, विदेशों में भी उनकी एक छाप बनी, जो अभी आज तक अमिट है और अमिट ही रहेगी। इस संबंधित एक क्वेश्चन भी मैं लिखवा दूंगी दूसरे क्लास में, या मैं आप लोगों के व्हाट्सएप पर डाल दूंगी। तत्काल ये समझाने के लिए हमने कहा, ठीक है। इस संबंधित कुछ भी अगर आप लोग को पूछना होगा तो फिर पूछिएगा।